कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में आज अर्थशास्त्र का पहला पाठ विकास पर चर्चा की जाएगी। विकास में जो एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में आज प्रथम दो प्रश्न पर आज चर्चा करनी है और पाठ का नाम है विकास। विकास शब्द आते ही हमारे मन में ऐसी विचारधारा आ जाती है कि हम गाड़ी, बैंक बैलेंस, मोटर गाड़ियां, अच्छा मकान, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मतलब कि पहनावा, खान पान, हमारा सब कुछ इतना डेवलपमेंट में हमको नजर आता है कि हमारा जीवन बिल्कुल सुगम सा लगता है। तो विकास की धारणा के लिए विश्व में अलग अलग मापदंड है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ अधिकांश जनसंख्या निवास करती है और यह जनसंख्या का भरण पोषण कृषि के माध्यम से किया जाता है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पर बुनियादी जो सुविधाएं थी उन चीजों का अभाव था। न यहाँ पर उद्योग थे, न व्यापार था, यहाँ तक कि कृषि का भी पुनर्गठन नहीं किया गया था, जिस कारण से संपूर्ण कृषि का उपयोग करना संभव नहीं था। जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद के बीच में हमारा समाज विभक्त था, जिस कारण से विकास की परियोजनाओं ने कभी पंख ही नहीं फैलाए। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ चुका है, जीवन प्रत्याशा उसकी बढ़ चुकी है, उसका स्वास्थ्य पहले की तुलना में बहुत अच्छा हो गया है। यहाँ की औसत आयु जो आजादी के समय मात्र 33 वर्ष हुआ करती थी, आज 67 वर्ष है। तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बड़ा सुधार हुआ। आज हम विभिन्न देशों के आंकड़ों को देख करके अपने आप को बहुत कम महसूस करते हैं, लेकिन कभी हम ये आंकड़ा नहीं देखते हैं कि विकसित राष्ट्रों की आबादी क्या है और हमारे देश की आबादी क्या है। यदि हमारी आबादी उन विकसित राष्ट्रों की तुलना में यदि समकक्ष भी हो जाए तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो इतनी ज्यादा होगी कि हम 2-4 देश जो विकसित हैं उन जैसे देशों को भी खरीद सकते हैं। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जल संसाधन, कृषि और उद्योग, व्यापार विकसित अवस्था में थे। जिस समय मनुष्य मतलब कि जो भारत देश में व्यक्ति कपड़े पहनता था उस समय यूरोप नंगा घूमता था। तो हम कह सकते हैं कि उसी आधार से यदि आज भी हमारे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को विकास की पराकाष्ठा तक पहुंचाया जाए तो निश्चित है कि हम लोगों का रहन सहन, खान पान, व्यवहार, ये सभी चीजें विकसित हो जाएंगी। आज टॉपिक में पहला क्वेश्चन था कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रकार के प्रमुख मापदंडों का प्रयोग करता है। इस मापदंड की यदि कोई सीमाएं हैं तो वो सीमाएं क्या हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे समझना भी बहुत आवश्यक है। यदि नहीं समझा गया, क्योंकि अर्थशास्त्र ऐसी चीज है, इसे रटेंगे जितना उतना ज्यादा भूलेंगे, समझना बहुत आवश्यक है। तो किसी देश का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक ने देशों को अलग अलग मापदंड के आधार पर माना है। क्योंकि जब एक देश में निवास करने वाले व्यक्तियों की सोच अलग अलग हो सकती है, वहां के व्यापार, वहां पर मतलब कि प्रति व्यक्ति जो कमाने की औसत है वो अलग अलग हो सकती है, विचार देश के प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। तो निश्चित है कि कोई भी एक विचारधारा किसी भी देश का वर्गीकरण नहीं कर सकती है। विश्व को 3 भागों में बांट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में एक विकसित राष्ट्र, मतलब कि जिसकी हम कल्पना करते हैं कि सभी प्रकार के जो सुख साधन वाले साधन हैं जिससे मानव जीवन सरल होता है, वो सारे साधन मनुष्य अपने साथ सजोए हुए हैं। ऐसी कल्पना विकसित राष्ट्रों में किया।
विकासशील राष्ट्र, मतलब उनके पास संसाधनों की प्रचुरता तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। और तीसरा गरीब, मतलब जिनके पास संसाधन है ही नहीं है या वो संसाधन जुटाने में समर्थ नहीं। विश्व अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम जरूर करता है जिससे उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। उसी प्रकार से एक राष्ट्र है, राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य का उत्पादन अवश्य करता है जिससे वहां के लोगों को रोजगार प्राप्त होता रहे और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसी आधार से यूएनडीपी या कहें विश्व विकास रिपोर्ट 2017 का आंकड़ा आपकी पुस्तक में दिया गया है, आपके कोर्स में दिया गया है, मैं उसकी ही बात करूंगा, मैं कोई अलग बात नहीं करूंगा। देश का वर्गीकरण का जो मापदंड लिया गया वो राष्ट्रीय आय से लिया गया। राष्ट्रीय आय क्या है? यानी एक वर्ष में हम जितने भी संसाधन हैं राष्ट्र के, उन संसाधनों से जो प्राप्त आय है उसमें उसकी संपूर्ण आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और यदि इसमें प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा लिया जाएगा तो उसमें कुल जनसंख्या का हम यदि भाग दे देंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय की गणना निकल जाएगी। तो 2017 के अनुसार जो विकसित राष्ट्रों का मापदंड लिया गया उनकी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो $12,056 थी। $12,056 जिनकी आय उससे अधिक है जिन राष्ट्रों की, वो विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखे गए। और जिनकी आय प्रति व्यक्ति $995 प्रति वर्ष है उन्हें, और उससे कम है तो उन्हें गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में रखा गया। लेकिन भारत मध्यम आय वाला राष्ट्र है। यहाँ जो आय है वो $1820 प्रति व्यक्ति है, ना विकसित है और ना निर्धन राष्ट्र है। इसलिए यहाँ के जो मापदंड है उसे हम विभिन्न रूपों में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम तुलनात्मक रूप से कहें कि जर्मनी एक विकसित राष्ट्र है लेकिन जर्मनी की आबादी हमारी 12 करोड़ और वहां पर संसाधनों उत्पादन के आधार पर उस जनसंख्या का जब आय को हम विभाजित करते हैं तो वो 12,000 के ऊपर यानी $12,056 से ऊपर पहुंचता है, तो विकसित राष्ट्र है। और यदि हमारी आय देखी जाए तो हमें 135 करोड़ व्यक्तियों के बीच में आय को बांटना पड़ता है, तब जाकर के हमारी $1820 आय निर्धारित हो पाती है। तो हम इस प्रकार के मापदंड को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षणिक स्तर अलग होता है, उसकी स्वास्थ्य स्थितियां अलग होती हैं, उसकी जीवन प्रत्याशा अलग अलग होती है और इन सब चीजों में वहां की जलवायु का, वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब इसी प्रश्न पर सीमाओं की हम चर्चा करते हैं। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय का मापदंड लेना हमें उचित नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र की जनसंख्या पृथक पृथक है, हर राष्ट्र के संसाधन पृथक पृथक हैं। हमारे पास जापान जैसा राष्ट्र है जहां पर प्राकृतिक संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो विकसित राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जनसंख्या को कुशल बना करके उत्पादन कार्य अपने यहाँ ले करके वो व्यापार पर अग्रणी भूमिका निभाता है। यानी वहां का जो मानव प्रबंधन है वो कुशलतम है और हमारे यहाँ का जो मानव प्रबंधन है या मानव कुशलता है वो अभी उस स्थिति पर नहीं पहुंची है। उसके लिए हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान या तकनीकी शिक्षण संस्थान या अन्वेषण केंद्र इसके लिए जिम्मेदार है। और इन सब जिम्मेदारी के पीछे एक सरकार की भी विचारधारा मानी जा सकती है।
हम ये कह सकते हैं कि इसकी कोई निर्धारित सीमाएं नहीं है। अगला टॉपिक है विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। अब यूएनडीपी क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसके 170 राष्ट्र सदस्य राष्ट्र हैं, जिनके मुख्यालय भारत में भी हैं। और भारत में असम है, मेघालय है, यानी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, दिल्ली है, इन जैसे राज्यों में इसके केंद्र भी स्थापित है। इसका अब प्रश्न है विकास मापने का यूएनडीपी प्रोग्राम किस प्रकार से विश्व बैंक से पृथक है। और विश्व बैंक केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर जोर देता है और वहीं पर यूएनडीपी का जो प्रोग्राम है या अर्थव्यवस्था है वो निम्न आधारों पर व्यक्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर राष्ट्र की सेवा अलग है, हर राष्ट्र के नागरिकों की कार्यशैली अलग अलग है, वहां का स्वास्थ्य अलग अलग है, वहां की शैक्षणिक व्यवस्था अलग अलग है। तो इस प्रकार से यूएनडीपी ने लोगों के स्वास्थ्य, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति आय को आधार बना करके अपना मापदंड प्रस्तुत किया जो लगभग सर्वमान्य माना जाता है। अब यूएनडीपी का पर जो प्रकाशित मानव रिपोर्ट है में विकास के मापदंड जो अपनाए गए उन पर हम चर्चा करते हैं। यूएनडीपी ने लोगों के स्वास्थ्य को अपना आधार बनाया। जिस राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, निश्चित है कि वहां की कार्यशैली अधिक विकसित होगी। जब कम बीमार पड़ेंगे और स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा तो वो निरंतर कार्य कर सकते हैं और उन्हें निरंतर रोजगार प्राप्त हो सकता है। साथ में वो ज्यादा कार्य कर सकते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनसे ज्यादा अच्छी हो और उनका रहन सहन, उनका खान पान भी अच्छा हो। तो हम जो मापदंड है उस मापदंड में स्वास्थ्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर पर ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह अरस्तु ने कहा। और जब हमारा स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो हमारा जब मानसिक क्षमता है वो भी प्रभावित होगी और हम कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, जिससे हम जो कार्य कर रहे हैं वो उस कार्य से हम पीछे हो जाएंगे। और यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित है कि उस नौकरी पर भी हमको प्रभावित होना पड़ेगा। दूसरा है शैक्षिक स्तर। जिस व्यक्ति यानी जिस राष्ट्र की जनसंख्या जितनी ज्यादा शिक्षित होती है उस राष्ट्र की कार्यशैली उतनी ही ज्यादा विकसित देखने को मिली है, क्योंकि शिक्षा से ही तकनीकी ज्ञान व्यक्तियों तक पहुंचता है और तकनीकी ज्ञान के कारण उनकी कार्य क्षमता विकसित होती है और कार्य क्षमता विकसित होने से उनकी आय में बढ़ोतरी होती है और आय की बढ़ोतरी से उनके रहन सहन, उनकी सुख सुविधाओं के साधन वो आसानी से उपलब्ध करा पाते। तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का जो तीसरा मापदंड है वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जिस देश में अधिक होगी तो निश्चित है कि उस राष्ट्र के लोगों का रहन सहन और स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों बेहतर देखने को मिलेंगे और उनका जो जीवन स्तर है वो विकास की उच्च सीमा पर होगा। लोगों में यदि प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो निश्चित है कि वो आर्थिक तौर से पिछड़े हुए होंगे और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में देश को विकसित नहीं माना जा सकता है और हम
ऐसा विकसित राष्ट्र भी नहीं चाहते हैं कि वो आर्थिक तौर पर संपन्न हो लेकिन वहां के नागरिक विपिन हो, यानी वो अपनी भरपेट भोजन के लिए भी संघर्ष करें। तो उसके लिए प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर, उसकी शैक्षिक स्थिति और उसका स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर मजबूत होना चाहिए। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल अगले 2 क्वेश्चन